नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की एक सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें आज के वीडियो में हम बात करेंगे शोथ के पार्ट 3 के बारे में। ठीक है, तीसरा पार्ट जो आखिरी पार्ट है, आज शोथ अपन कंप्लीट कर देंगे। तो शोथ ख़त्म करने के लिए आज पढ़ाऊँगा मैं आपको। ठीक है, शोध पूरा कर लेंगे आज। तो शुरू करने से पहले वीडियो को मंगलाचरण करते हैं, भगवान गणेश को याद करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो भगवान गणेश सभी के विघ्नों को दूर करें, सबका पढ़ाई में यूं ही मन लगता रहे, इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में जो दोनों वीडियोस पिछले अपन ने देखे, उसमें शोथ के भेद, कारण, संप्राप्ति, शोथ के स्नान दोष का संबंध, शोथ के पूर्व रूप, उनके लक्षण, साध्य साध्यता और उपद्रव की हमने पार्ट 1 में बात कर ली थी, या पहले वीडियो में बात कर ली थी। फिर दूसरे वीडियो में हमने बात की थी शोथ, जो सर्वांगत शोथ है, उनकी विभिन्न चिकित्साएं और उसमें शोथ में क्या पथ्य का अपन को सेवन करना चाहिए, पालन करना चाहिए, उसके बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एकांग या अवयव विशेष शोथ के बारे में, इसके अलावा शोथ के विभिन्न योगों के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज। तो शुरुआत है एकांग शोथ के वर्णन से। तो सबसे पहले शिरः प्रदेश में शोथ होने को शिरः शोथ बोलते हैं। तो प्रकोपित दोष द्वारा शिरः प्रदेश में भयंकर शोथ शिरः शोथ कहलाता है। ठीक है, अब शिरः शोथ में भी क्या क्या है, जैसे पहला आ गया अपना शालूक। ठीक है, तो शालूक के बारे में अपन देखते हैं। तो अंतर गले गुरगुरी कान्वितम च शालुकम उच्छ्वास निरोधकारी चिकित्सा 12 श्लोक नंबर 75। अब इसमें दोष क्या होते हैं, वातादि, आश्रय होता है गल प्रदेश, लक्षण क्या होता है, उच्छ्वास निरोधकारी यानी श्वास को रोकने वाला, और गुरगुर शब्द, गुरगुर कान्वितम है ना गले के अंदर, तो गले में गुरगुर शब्द को उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। शालूक दोष क्या होते हैं, इसमें त्रिदोषा जो होता है गल प्रदेश में होता है, और इसमें दो लक्षण मेन होते हैं, जिसमें श्वास को रोकने वाला होता है उच्छ्वास निरोधकारी। ठीक है, और गुरगुर कान्वितम यानी अंतर गले गुरगुर कान्वितम, मतलब जो गला है अंतर गले के अंदर है, गुरगुर शब्द सुनाई देता है, गुरगुर शब्द की उत्पन्न करने वाला होता है। फिर आता है विडालिका। ठीक है, विडालिका अपने एक मणि भी होती है, जो कैटाई बोलते हैं अपन। ठीक है, रत्न। तो वैसे विडालिका यहाँ पे किसको बोला है, बिल्ली की आंखों के समान। तो यहाँ पे क्या है कि जो गले की संधि हो गई, ठीक है, चिबुक प्रदेश हो गया है गले में, और श्वास व प्रणालियों में दाह, राग, लालिमा युक्त जो शोथ होता है जो है, वेदना की इसमें प्रबलता होती है, साथ ही गले के चारों तरफ वलयाकार होता है, इसलिए इसको विडालिका बोला। इसके अलावा ये असाध्य मृत्युकारक होता है। कब मृत्युकारक होता है ये, जब शोथ गले के चारों तरफ वलयाकार हो जाए। ठीक है, तो इसको विडालिका बोला है। फिर आता है तालु विद्रदी। तालु विद्रदी कफ प्रधान त्रिदोषज है। ठीक है, तीनों दोष होते हैं, और तालु में दाव और राग होता है इसमें, लेकिन कफ प्रधान रूप दोष है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसमें 2-2 नंबर में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उपजिह्वा, जीवा के ऊपरी भाग में होने वाला शोथ, ये कफज शोथ है। ठीक है, कफजन्य शोथ है, ये आप याद रखना। अधोजीविका, जीवा के अधे प्रदेश में होने वाला शोथ। उपकुश, उपकुश में क्या दोष होते हैं, रक्त एवं पित्त। ये आश्रय होता है दांत के मसूड़ों में होने वाला रोग। इसमें क्या है, दंत मसूड़े जो होते हैं वो पक जाते हैं। ठीक है, उनमें पाक हो जाता है। फिर आता है दंत विद्रदी। दंत विद्रदी क्या होता है, इसमें रक्त दुष्टि होती है, इसके अलावा कफ प्रधान होता है। ठीक है, प्रधान दोष क्या होता है, कफ होता है। लक्षण क्या है, दांत के मसूड़ों में रक्त का संचय होने से उत्पन्न शोथ। ठीक है, जो दांत मसूड़े होते हैं उसमें रक्त का संचय हो जाता है। फिर आता है गलगंड और गंडमाला। तो गलगंड और गंडमाला के बारे में अपन क्या जान सकते हैं कि गले के पार्श्व में उत्पन्न एक प्रकार का शोथ जो होता है वो गलगंड कहलाता है। ठीक है, गले के पार्श्व में उत्पन्न जो एक प्रकार का शोथ होता है वो गलगंड कहलाता है। और जब गले में जो शोथ होता है वो बहुत शोथों या गंडों से युक्त होता है, तो उसे गंडमाला कहते हैं, बहुत शोथों से युक्त गंडमाला। ठीक है, उसके कॉम्प्लिकेशन या उपद्रव क्या हो सकता है, पीनस, दुष्ट प्रतिशय, पार्श्वशूल, कास, ज्वर और वमन। तो यहाँ पे अपन ने लक्षण किस किस के देख लिया अपन ने अभी। एक तो शालूक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, विडालिका, तालु विद्रदी, उपजीवा एवं अधोजीविका, उपकुश, दंत विद्रदी, गलगंड और गंडमाला। ठीक है,
अब श्रेय शोथ से लेके गलगंड और गंडमाला तक के रोगों का चिकित्सा सूत्र, तो इसका चिकित्सा सूत्र क्या है कि तेषाम शिराकाय शिरोविरेका धूमः पुराणस्य घृतस्य पानम स्याल्लंघनम वक्रभवेषु चापि प्रकर्षणम स्यात् कवलग्रहश्च। यानी शिरावेद, ठीक है, काय विरेचन, शिरोविरेचन या नस्य, धूमपान, पुराण घृत का सेवन, पुराण घृत पान, ठीक है, जियो ये हैं, ये सामान्य चिकित्सा हो गई। इसके अलावा शालूकादि चिकित्सा में एक ट्रिक बता रखी है मैंने, लपक, लंघन, प्रघर्षण और कवलग्रह, ये और स्पेशल चिकित्साएं जो होती हैं, ये सारी जो है शिराशोथ से लेके गंडमाला तक के जो चिकित्सा होती है, ठीक है, ये सारी चिकित्साएं करती है। इसमें जो पुराण घृत पान यानी पहली लाइन जो है वो सब में लागू होती है, और जो मुख के भीतरी भाग में होने वाले जो शोथ होते हैं शालूक आदि, उनमें लंघन, प्रकर्षण और कवलग्रह चिकित्सा की जाती है, ठीक है। फिर आता है ग्रंथि रोग। ग्रंथि रोग चरक ने 6 माने, सुश्रुत ने 5 माने, ठीक है, वाग्भट ने 9 माने, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है पीजी के हिसाब से। तो चरक के 6 कौन कौन से हैं? वातज, पित्तज, श्लेष्मज या कफज ग्रंथि, सिराज, मांसज और मेदोज, ठीक है। तो वातज, पित्तज, कफज में तो अपने अपने दोषों के अनुसार लक्षण दिखाई देते हैं। सिराज ग्रंथि होती है फरोकाहट युक्त ग्रंथि, मांसज ग्रंथि होती है महान या बड़ी और वेदना रहित, और जो मेदज ग्रंथि होती है स्निग्ध और चंचल होती है, ठीक है। ये लक्षण आप याद रखिएगा। अब ग्रंथि रोग की चिकित्सा अगर अपन देखें तो चिकित्सा स्थान अध्याय 12 का श्लोक नंबर 82, 83 में बता रखी है चिकित्सा। तो इसमें क्या बता रखा है कि जो पहले वमन विरेचन द्वारा संशोधन कर देते हैं। अब अगर ग्रंथि अपक्व है तो वमन आदि से संशोधन के बाद ग्रंथि का स्वेदन और फिर काष्ठ, अंगुष्ठ या पत्थर द्वारा दंड से विलयन कर्म करना चाहिए, ठीक है। मतलब संशोधन करके, स्वेदन करके फिर उसका विलयन कर्म करना, ये है अपक्व ग्रंथि के केस में, ठीक है। अगर ग्रंथि पक्व हो गई तो अपन को क्या करना है? तो उस स्थिति में संशोधन करना है। संशोधन के बाद ग्रंथि को शस्त्र कर्म द्वारा समूल निकाल देना है। फिर उसके बाद अग्निकर्म या दाह कर्म द्वारा उसको अच्छे से जला देना है। फिर जो व्रणवत चिकित्सा जो है उसकी करनी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये दोनों चिकित्साएं जो है ग्रंथि रोग की, वो याद रखिएगा, ठीक है। ये अपक्व ग्रंथि और पक्व ग्रंथि के हिसाब से। फिर यदि ग्रंथि को काट कर निकाला जाए किंतु असावधानीवश कुछ उसका मूल शेष रह जाए तो वह स्वयं पककर गिरने लगता है। ऐसी अवस्था में क्षत के कारण विसर्प रोग होता है। इस स्थिति में वैद्य को इसकी चिकित्सा क्षतज विसर्प के समान करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, वैद्य लापरवाही से क्या करता है, या तो प्रॉपर रूप से शस्त्र कर्म नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ उसका जो है पार्ट वहाँ शेष रह जाता है। अब उस पार्ट से वापस ग्रोथ होती है और वो बाद में विसर्प में बदल जाता है। अब ये विसर्प रोग किस प्रकार का कहलाता है? क्षत के कारण हुआ रे विसर्प, क्षतज विसर्प। तो क्षतज विसर्प के समान ही यहाँ पे चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। अगली बात हम करते हैं ग्रंथि और अर्बुद में समानता। तो उनके लक्षण हो गए, चिकित्सा हो गई, दोष हो गए, निदान हो गए, दुष्य हो गए, ये सभी समान होते हैं, इसलिए इनकी चिकित्सा भी समान होगी, यहाँ पे ये बताया गया है। अब ग्रंथि रोग की असाध्यता के बारे में बता रखा है कि ग्रंथियाँ कुक्षी, उदर, गला या दूसरे मर्म प्रदेशों में होती है तो वे असाध्य होती हैं। जो ग्रंथियाँ कुक्षी, उदर आदि स्थानों से अन्यत्र हों, मोटी हो, स्पर्श में खुरदरी हो, तो वे भी असाध्य होती हैं। इसके अलावा ग्रंथियाँ बालक, वृद्ध, दुर्बल व्यक्तियों के शरीर में उत्पन्न होती हैं तो वह असाध्य होती हैं, ठीक है। अब आती है अलजी, मासास्त्र दूषी, विदारिका आदि रोग। तो अलजी क्या होती है? अलजी होती है ताम्रवर्ण की, ठीक है, शूलयुक्त होती है और अग्रभाग से सर्वदा इसमें स्राव होता रहता है, ठीक है, सिक्रीशन युक्त होती है। फिर मासास्त्र दूषी चर्म रोग, ठीक है, इसे चिप्प रोग भी बोला गया है, चर्म नखांतर शोथ भी बोला गया है, शोफो अक्षत चर्म नखांतरे, ठीक है। तो चर्म नखांतर शोथ है चर्म और नख के बीच, नाक और नखून और उसके नीचे की जो चमड़ी होती है उसके बीच ये शोथ होता है, ठीक है। इसमें रक्त और मांस की दृष्टि होती है, याद रखिएगा। फिर आता है विदारिका। विदारिका क्या है? कफवात से उत्पन्न होती है, वंक्षण कक्षा प्रदेश में वर्ती के समान वेदना रहित, कठिन और लंबा शोथ होता है, ठीक है। फिर आता है विस्फोटक। विस्फोटक क्या होता है? स्फोट के समान, मतलब इसमें ब्लिस्टर्स होते हैं, दाह होता है, ज्वर होता है, तृष्णा युक्त पीड़िका होती है और संपूर्ण शरीर में होने वाली पीड़िकाएं हैं, ठीक है। फिर आता है कक्षा। तो कक्षा क्या है?
बिना वीपी के यज्ञ करते हैं। तो इस तरह से आप याद कीजिएगा। तो वीपी मतलब वात पित्त और यज्ञ मतलब यज्ञोपवीत के समान पीड़िकाएं। तो बिना वीपी के, जैसे वाइस प्रेसिडेंट कक्षा का जो प्रधान होता है ना, जो अपने क्लास मॉनिटर, उसको कई जगह वीपी बोलते हैं जैसे एग्जांपल के लिए। तो बिना वीपी के कक्षा में यज्ञ निषेध है। ठीक है, तो कक्षा अपन जान ही गए, वीपी वात पित्त और यज्ञोपवीत के समान पीड़िकाएं यज्ञ से। ठीक है, फिर आता है पित्तज पीड़िकाएं। पित्तज पीड़िकाएं क्या होंगी? स्थूल, अणु व मध्य प्रमाण की होंगी और पूरे शरीर में फैली होंगी। रोमंतिका और मसूरिका 5 नंबर में कई बार इनका कंपैरिजन और लक्षण चिकित्साएं पूछ लेते हैं। ठीक है, तो रोमंतिका का मॉडर्न कोरिलेशन है मीजल्स से। तो ये पित्त कफज होती है। पी के मसूरी में ऐश, बस ये याद कर लेना। ठीक है, पी के मसूरी में ऐश। ठीक है, या पी के मसूरी में रोमिंग। तो रोमंतिका भी पित्त कफज है। ठीक है, और मसूरी का भी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो दोष हो गए दोनों में पित्त कफज। और रोमंतिका क्या होगी? इसमें राई के समान है। मसूरी का मतलब मसूर के समान, सर्व शरीर में होने वाली पीड़िकाएं। ठीक है, तो मॉडर्न कोरिलेशन इसका स्मॉल पॉक्स है। ये सब आपने पढ़ लिया। अब अलजी मासास्त्र दूषी विदारिका की चिकित्सा कैसे होगी? तो दोषानुसार चिकित्सा होगी। और अपक्व हो तो रक्तस्रावण और पीड़िकाओं द्वारा उपनाह बांधना चाहिए ताकि पाक हो सके। और पक्व हो तो व्रण के समान छेदन, भेदन, शोधन, रोपण चिकित्सा। ठीक है, ये अलजी मासास्त्र दूषी और विदारिका की चिकित्सा हो गई। फिर आती है कक्षा, पित्तज पीड़िका, रोमंतिका व मसूरिका की चिकित्साएं। तो विसर्ग रोग की शांति के लिए जो चिकित्साएं की जाती है उनका प्रयोग किया जाता है। या फिर कुष्ठ रोग में, विसर्प और कुष्ठ में जो चिकित्साएं बताई गई हैं वो कक्षा, पित्तज पीड़िका, रोमंतिका व मसूरिका में भी होती है। ठीक है, फिर ब्रद्न रोग। ब्रद्न रोग को अपन क्या बोलते हैं? ब्रद्न रोग। तो ब्रद्न रोग के बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो वातादि दोष से कुपित होकर अपने अपने लक्षणों वाले ब्रद्न रोग को अंडकोश में उत्पन्न करते हैं। ठीक है, शुद्रांत में का अंडकोश में बार बार आ जाना और पुनः उदर में वापस चले जाना, ये क्या कहलाता है? ब्रद्न रोग कहलाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं ब्रद्न रोग का जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो किससे कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है मूत्र वृद्धि। तो अंडकोश में मूत्र का अधिक रूप से बढ़ जाना और स्पर्श में अंडकोश का कोमल प्रतीत होना, ये इसके 2 लक्षण हैं। फिर मेदोज वृद्धि, कि अंडकोश मेद से पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है। इस शोध में जो है अंडकोश स्पर्श में स्निग्ध और कठिन हो जाता है। ठीक है, ये सब आ गए। फिर उसके बाद क्या है कि ब्रद्न और मूत्र वृद्धि की जो चिकित्सा का वर्णन है, तो इसकी चिकित्सा का वर्णन किस प्रकार से है? तो सामान्य चिकित्सा क्या है? विरेचन, अभ्यंग, निरोह वस्ती और लेप। ठीक है, अंड वृद्धि में पाक होने पर क्या चिकित्सा है? तो व्रण के समान शस्त्र कर्म, शोधन, रोपण आदि कर्म करने चाहिए। मूत्रज, मेदोज और कफज वृद्धि में शल्य क्रिया द्वारा चीरा लगाकर शोधन करने के बाद सीवन क्रिया करनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है, सीवन क्रिया करने के बाद भी क्या होता है, वहाँ पे पाक हो जाता है, तो उस अवस्था में क्या है, व्रण के समान शोधन और रोपण करना चाहिए। ठीक है, ये सब हो गई ब्रद्न और मूत्र वृद्धि की चिकित्सा। ठीक है, फिर आता है बगंदर। बगुंदर फिस्टुला एनो। ठीक है, फिशर इन एनो। तो बगंदर के क्या है, निदान बता रखे, कृमि द्वारा या अस्थि के द्वारा गुदा में क्षत होने से, अधिक मैथुन या बार बार प्रवाहन क्रिया या उत्कट आसन से बैठने से या घोड़े आदि की पीठ पर सवारी करने से क्या है, बगंदर रोग की उत्पत्ति होती है। संप्राप्ति क्या है, निदान सेवन किया उससे क्या होता है, गुदा के पार्श्व में एक पीड़िका उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, एक मस्सा टाइप हो जाता है, उसमें क्या होती है, बहुत वेदना होती है। जब वो पीड़िका पक कर फूट जाती है तो उसको बगंदर कहा जाता है। ठीक है, पीड़िकाएं जब अपक्वावस्था में हो तो इन्हें पीड़िका ही कहा जाता है। जब वह पक जाती है और अपने आशय को विदीर्ण कर देती है तो उसे बगंदर कहा जाता है। सुश्रुतानुसार बगंदर 5 प्रकार का बताया गया है। शतपोनक, ठीक है, परिस्रावी, उन्मार्गी या आगंतुज। इसके अलावा उष्ट्रग्रीव और शंबुक आवर्त। तो शतपोनक वातज है, उष्ट्रग्रीव पित्तज है, परिस्रावी कफज है, ठीक है, शंबुक आवर्त त्रिदोषज है और उन्मार्गी जो है वो आगंतुज प्रकार की जो है बगंदर कहलाता है। फिर वाग्भट के अनुसार बगंदर के 3 भेद बताए गए, परिक्षेपी, ऋजु और अर्शो बगंदर।
वात पित्तज, पित्त का वात कफज और पित्त कफज, ठीक है। मॉडर्न कोलिजेशन ऑफ बगंदर इज फिस्टुला इन एनो, ठीक है। फिर श्लीपद फाइलरिजेसिस या एलिफेंटाइसिस, इसमें क्या होता है अपन जानते हैं, जंघों में, पिंडलियों में और पैर के ऊपरी भाग में, प्रपद में मांस, कफ व रक्त के कारण श्लीपद नामक शोथ होता है। मॉडर्न कोरिलेशन फाइलेरियासिस। फिर आता है जालक गर्दभ। जालक गर्दभ क्या है, दुष्ट हुए पित्त प्रधान मंद वात कफ, यानी मतलब इसमें पित्त की दृष्टि हो रही है और वात कफ हीन है। इसमें क्या अत्यंत तीव्र शोथ उत्पन्न करते हैं। यह शोथ पतला और इसमें रक्त का पाक होता है, ठीक है। अब इसमें उपद्रव क्या होंगे, ज्वर, पिपासा, विसर्प के समान फैलने वाला होगा, ठीक है। ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। फिर आते हैं आगंतुज शोथ। तो आगंतुज शोथ की बात का अपन करें तो अभिघात है, चोट लगने के कारण प्राय उस अभिघात लगने वाले स्थान पर रक्त के साथ कुपित हुई वायु के कारण जो शोथ उत्पन्न होता है उसको आगंतुज शोथ कहते हैं। अब बगंदर की चिकित्सा की अपन बात करें तो सर्वप्रथम विरेचन कराने के बाद एशनी द्वारा उसकी स्थिति या गति का पता लगाना चाहिए। ठीक ठीक गति का ज्ञान कर पाटन या चीरा करना चाहिए, ठीक है। जब उस उचित शोधन विधि से व्रण के मार्ग शुद्ध हो जाए तो गर्म तेल द्वारा व्रण में दाह कर्म करना चाहिए अथवा बगंदर के पक जाने पर शार सूत्र बांधकर उसका भेदन करना चाहिए, ठीक है। भेदन हो जाने पर व्रण के समान शोधन व रोपण चिकित्सा करनी चाहिए। समझ में आ गया आपको? पहले पूर्व कर्म कर लो, फिर उसके बाद विरेचन कर लो, फिर विरेचन करने के बाद क्या है, उसको बगंदर की स्थिति का पता लगाना है या गति का पता लगाना है। जब गति का पता लग जाता है तो उसको चीरा लगा देना है उसका। फिर चीरा लगाने के बाद व्रण के समान शोधन रोपण चिकित्सा करनी है, ठीक है। व्रण के समान शोधन रोपण चिकित्सा करने से पहले अग्नि दग्ध करना है उसको, ताकि अग्नि दग्ध करने से क्या फायदा होगा कि उसका पुनर्भव, रोग का पुनर्भव नहीं हो पाएगा, ठीक है। श्लीपद की चिकित्सा क्या है? श्लीपद की सबसे अच्छी चिकित्सा है शिरावेदन, शिरावेद, ठीक है। कफनाशक संपूर्ण चिकित्सा और श्लीपद पर सरसों का लेप लाभकर होता है। अब आता है जालक गर्दभ, सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस की चिकित्सा क्या होगी? लंघन, रक्तमोक्षण, विरुक्षण, शरीर का रुक्षण करना। इसके अलावा शरीर का शोधन करना वमन, विरेचन आदि के द्वारा। आमलकी का अंत एवं बाह्य प्रयोग बहुत लाभकर होता है इसमें। और अम्ल व शीतल द्रव्यों का लेप करना चाहिए एक्सटर्नली, ठीक है। आगंतुक शोथ की चिकित्सा, अब अपन ने ऊपर पढ़ाया था, विसर्प के समान लक्षण उपद्रव में प्रयुक्त होते तो विसर्पनाशक और वात रक्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। अब आती है विषजन्य शोथ की चिकित्सा, तो उसमें विषनाशक चिकित्सा का वर्णन किया गया है। फिर आता है अनुक्त शोथों की चिकित्सा। तो शोथों की परीक्षा वात पित्त कफ दोषों के लक्षणों के आधार पर करके शोथों के भेदों की चिकित्सा वातादि दोषों के लक्षणों के अनुसार दोषनाशक आलेपन, छेदन और दाह क्रिया, इनमें जो भी जिसके भी योग्य हो वो वह क्रिया करके शांत करना चाहिए। मतलब दोषानुसार चिकित्सा कुल मिला के बोल रखी है अनुक्त शोथ में, जो दोष आपको प्रतीत हो, ठीक है। फिर आते हैं शोथ में जो अपन विभिन्न योग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अरिष्ट योग, तो गंडीर अरिष्ट, पुनर्नवाद्य अरिष्ट, अष्टशत अरिष्ट और फल त्रिकाद्य अरिष्ट या त्रिफलाद्य अरिष्ट। इसके अलावा अन्य योगों की बात करें तो गुड़ाद्रक, गुड़ाभया, गुड़ नागर, ठीक है, कृष्णादि चूर्ण, क्षार गुटिका, कंस हरितकी, चित्रक घृत, चित्रकादि घृत एक, चित्रकादि घृत द्वितीय, पंचमूलादि क्वाथ, ये सॉरी पटोल मूलादि क्वाथ, जीवंत्यादि यवागु, ये सब जो हैं शोथ में काम आने वाले योग हैं, ठीक है। अब गुड़ाद्रक प्रयोग का अपन एक स्पेसिफिक पॉइंट है 5 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है, तो अपन इस बार देख लेते हैं। तो अदरक के कल्क और गुड़ या गीले सौंठ का कल्क और गुड़ आधे पल की मात्रा में प्रथम दिन सेवन करें। फिर प्रतिदिन आधा आधा पल मात्रा को बढ़ाते हुए 10 दिन में 5 पल की मात्रा में सेवन करें। पुनः 11वें दिन से 30वें दिन तक 5-5 पल की मात्रा प्रतिदिन सेवन करें। इस प्रकार 1 मास तक यह प्रयोग करना चाहिए। औषध के पच जाने पर दूध या जूस या मांसरस के साथ अन्न का सेवन करना चाहिए, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको। तो गुल्म, उदर, अर्श, शोथ, प्रमेह, श्वास, प्रतिशय, अपच या अविपाक, ठीक है, कामला, शोथ, शोष, कास, मानसिक रोग, बढ़े हुए कफ का नाश करने में इसका उपयोग किया जाता है। कंस हरित की, कंस हरित की इम्पोर्टेंट है। तो कंस हरित की क्या है कि कंस का यहाँ पे मतलब है आड़क मान में। तो कंस हरित की योग में औषधियों का क्वाथ 1 आड़क मात्रा में काम में लेने के कारण इसका नाम कंस हरित की पड़ा है। इसमें टोटल 100 हरित की का यूज किया जाता है। अवलेह, ये एक अवलेह कल्पना है,
ठीक है। ये 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है कि कंस हरितकी में कंस का मतलब बताइए, या कंस हरितकी में कंस किसके लिए आया है। ठीक है। फिर इसके बाद अपन लास्ट बात करते हैं कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार गलगंड के भेद, 3 भेद होते हैं, वातज, कफज और मेदोज या मेदोज। ठीक है। इस प्रकार हमारा जो है शोथ चैप्टर भी आज पूरा होता है। आई होप आपको समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो कम को शोध से रिलेटेड या उससे पहले पढ़ाए गए चैप्टर से रिलेटेड या इस चरक उत्तरार्ध से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।